1943 की एक धूप भरी सुबह कैलिफोर्निया के एक शांत और हरे भरे खेत में मुलिन्स परिवार में खुशियां छाई हुई थी। सैमुअल मुलिन्स एक कुशल खिलौना बनाने वाले और उनकी प्यारी पत्नी एस्थर अपनी 7 साल की बेटी एनाबेल के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे। एनाबेल एक प्यारी और जीवंत बच्ची थी जिसकी खिलखिलाहट पूरे घर में गूंजती रहती थी। सैमुअल अक्सर उसके लिए हाथ से बने अनोखे खिलौने बनाते थे, जिनमें से एक खास गुड़िया थी जो एनाबेल की सबसे पसंदीदा थी। यह एक साधारण सी दिखने वाली गुड़िया थी, लेकिन एनाबेल के लिए वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त और साथी थी। लेकिन खुशियों का यह पल बहुत जल्द एक भयानक त्रासदी में बदल गया। एक दिन जब एनाबेल खेल रही थी, एक बेकाबू ट्रक ने उसे कुचल दिया। मुलिन्स परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सैमुअल और एस्थर अपनी प्यारी बेटी को खोने के गम में पूरी तरह से टूट गए। घर में हंसी और किलकारियों की जगह एक खामोशी छा गई जो उनके दिलों को और भी ज्यादा कचोटती थी। एनाबेल की मौत के बाद सैमुअल और एस्थर गहरे शोक में डूब गए। उनकी रातों की नींद उड़ गई और दिन सूने लगने लगे। वे अपनी बेटी की यादों में खोए रहते थे, हर पल उसकी मासूमियत और प्यारी मुस्कान को याद करते थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि किसी तरह उन्हें अपनी बेटी से एक बार फिर मिलने का मौका मिले, भले ही वह किसी भी रूप में क्यों न हो। एक रात जब सैमुअल और एस्थर गहरी नींद में थे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे में फुसफुसा रहा हो। उन्होंने डरते डरते आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उन्होंने इसे थकान का भ्रम समझकर टाल दिया, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं बार बार होने लगी। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते तो कभी कमरे में ठंडी हवा का झोंका महसूस होता। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि एनाबेल की आत्मा शायद अब भी घर में मौजूद है। अपने दुख और अकेलेपन से मजबूर होकर उन्होंने एक आध्यात्मिक माध्यम से संपर्क किया। उस माध्यम ने उन्हें बताया कि एनाबेल की आत्मा अभी भी उनके साथ है और वह उनसे संपर्क करना चाहती है। सैमुअल और एस्थर अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद में उस माध्यम की बातों पर विश्वास कर बैठे। माध्यम ने उन्हें एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सलाह दी। उसने कहा कि एनाबेल की आत्मा को एक भौतिक वस्तु की आवश्यकता है जिसके माध्यम से वह उनसे जुड़ सके। उसने सुझाव दिया कि वे एनाबेल की पसंदीदा गुड़िया को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सैमुअल और एस्थर अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर इस खतरनाक सुझाव को मान गए। उन्होंने एनाबेल की गुड़िया को एक खास जगह पर रखा और पूरी श्रद्धा के साथ उसकी आत्मा का आह्वान किया। शुरुआत में सब कुछ शांत रहा, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब और भयानक घटनाएं बढ़ने लगीं। चीजें अपनी जगह से हिलने लगीं, दरवाजे जोर से बंद होने लगे और कमरे में एक डरावनी ठंडक महसूस होने लगी। सैमुअल और एस्थर को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उन्होंने अनजाने में एक बुरी शक्ति को अपने घर में बुला लिया है, जो एनाबेल की मासूम आत्मा का रूप धारण करके उन्हें धोखा दे रही है। 12 साल बीत चुके थे। एनाबेल की मौत के बाद मुलिन्स का घर सूना और उदास हो गया था। एस्थर एक दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गई थी और अब व्हील चेयर पर ही चल पाती थी। सैमुअल का चेहरा भी गम और थकान से मुरझा गया था। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने बड़े से घर को अनाथ बच्चों और उनकी देखभाल करने वाली नन के लिए खोल देंगे। सिस्टर शार्लोट 6 अनाथ लड़कियों जेनिफर, लिंडा, नैन्सी, शेरोन, कैरोल और छोटी जेनिस को लेकर मुलिन्स के घर पहुंची। लड़कियां, जिन्होंने पहले कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था, उत्सुकता और थोड़ी घबराहट के साथ अंदर दाखिल हुई। घर में एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी जो थोड़ी असहज करने वाली थी। सैमुअल और एस्थर ने लड़कियों का स्वागत किया, लेकिन उनके चेहरों पर एक उदासी साफ झलक रही थी। उन्होंने लड़कियों को घर के नियम बताए और उन्हें कुछ कमरों से दूर रहने की चेतावनी दी, खासकर एनाबेल के पुराने कमरे से, जिसे उन्होंने बंद कर दिया था।
पहले कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन धीरे धीरे लड़कियों को घर में कुछ अजीब महसूस होने लगा। रात में उन्हें फुसफुसाहटें सुनाई देती, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, और कभी कभी उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। छोटी जेनिस, जो पोलियो के कारण थोड़ी अलग थलग रहती थी, को खासकर इस घर में अजीब लगता था। एक रात जेनिस को बंद कमरे से आवाज सुनाई दी। उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई और वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर अंधेरा था। जेनिस ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरे में धूल जमी हुई थी और पुरानी यादों की महक आ रही थी। उसकी नजर एक कोने में रखी हुई एक पुरानी गुड़िया पर पड़ी। ये वही गुड़िया थी जो एनाबेल की पसंदीदा थी। गुड़िया साधारण सी दिखने वाली थी, लेकिन जेनिस को उसे देखकर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। फिर भी वह उस गुड़िया की ओर खींची चली गई और उसे उठाकर अपने कमरे में ले आई। उस रात से जेनिस के साथ अजीब और भयानक घटनाएं होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके साथ बात कर रहा हो, उसे छू रहा हो और उसे अपनी मर्जी से चला रहा हो। धीरे धीरे दूसरी लड़कियों को भी घर में कुछ गड़बड़ महसूस होने लगा। जेनिफर और लिंडा, जो सबसे बड़ी लड़कियां थीं, ने जेनिस के व्यवहार में अजीब बदलाव देखा। वह गुमसुम रहने लगी थी और उससे बातें करने पर वह अजीबोगरीब जवाब देती थी। एक रात उन्होंने जेनिस को हवा में उड़ते हुए देखा, जिसके बाद वे बुरी तरह से डर गईं और सिस्टर शार्लोट को सारी बात बताई। सिस्टर शार्लोट एक अनुभवी नन थीं, लेकिन उन्होंने भी पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उन्होंने सैमुअल और एस्थर से बात की और उनसे घर में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में पूछा। शुरुआत में उन्होंने टाल मटोल किया, लेकिन सिस्टर शार्लोट के दबाव डालने पर उन्होंने आखिरकार एनाबेल और उस गुड़िया के बारे में सच्चाई बता दी। सैमुअल और एस्थर ने बताया कि एनाबेल की मौत के बाद उन्होंने अनजाने में एक बुरी आत्मा को अपने घर में बुला लिया था, जो उस गुड़िया में समा गई थी। उन्होंने सोचा था कि वह एनाबेल की आत्मा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि यह एक शैतानी शक्ति है जो उन्हें और उन सभी को नुकसान पहुंचाना चाहती है जो इस घर में आते हैं। यह सुनकर सिस्टर शार्लोट और लड़कियां बुरी तरह से डर गईं। उन्हें एहसास हो गया कि वे एक भयानक खतरे के बीच फंस गए हैं। सिस्टर शार्लोट ने तुरंत एक पादरी से संपर्क करने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, घर में बुराई का साया और गहरा हो गया। गुड़िया, जो अब उस बुरी आत्मा का माध्यम बन चुकी थी, और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। वह खुद से हिलने डुलने लगी थी, कमरों में घूमती थी और लड़कियों को डराती थी। जेनिस, जो उस गुड़िया के संपर्क में सबसे पहले आई थी, बुरी तरह से उस आत्मा के नियंत्रण में आ चुकी थी। उसकी आंखें खाली और डरावनी हो गई थीं और वह अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगी थी। एक रात जेनिफर ने जेनिस को एस्थर के कमरे में घुसते हुए देखा। एस्थर, जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, बुरी तरह से डरी हुई थी। जेनिस, जिसकी आंखों में शैतानी चमक थी, ने एस्थर पर हमला करने की कोशिश की। जेनिफर ने हिम्मत करके जेनिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह से घायल हो गई। घर में पूरी तरह से आतंक का माहौल बन गया था। लड़कियां डर के मारे एक दूसरे से चिपकी हुई थीं और सिस्टर शार्लोट उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। सैमुअल और एस्थर अपने किए पर पछता रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस भयानक स्थिति से कैसे निकला जाए। सिस्टर शार्लोट ने आखिरकार पादरी को बुला लिया। पादरी ने घर का निरीक्षण किया और इस बात की पुष्टि की कि वहां एक बुरी शक्ति मौजूद है जो उस गुड़िया के माध्यम से लोगों को परेशान कर रही है। उन्होंने घर को पवित्र करने और उस बुरी आत्मा को हमेशा के लिए बांधने की कोशिश की।
लेकिन वह बुरी आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। उसने पादरी पर भी हमला किया और घर में और भी ज्यादा तबाही मचाई। लड़कियां डर के मारे चीख रही थीं और सिस्टर शार्लोट उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। जेनिस, जो अब पूरी तरह से उस बुरी आत्मा के नियंत्रण में थी, सबसे ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। उसकी मासूमियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह एक शैतानी ताकत ने ले ली थी। अंत में सैमुअल और एस्थर ने एक भयानक फैसला लिया। उन्होंने महसूस किया कि उस बुरी आत्मा को रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि वे खुद को और उस गुड़िया को हमेशा के लिए अलग कर दें। उन्होंने उस गुड़िया को एक बक्से में बंद कर दिया और उसे घर के एक बंद कमरे में छुपा दिया। उन्होंने उस कमरे को कभी न खोलने की कसम खाई, लेकिन क्या यह बुराई को हमेशा के लिए रोक पाएगा? कई साल बाद 1967 में दो युवा लड़कियां डोना और एंजी अपनी दोस्त डेबी के साथ एक पुराने अपार्टमेंट में रहने के लिए आती है। डेबी को वह गुड़िया एक एंटीक स्टोर से मिली थी और वह उसे अपने साथ ले आई थी। वह गुड़िया वही थी जिसे मुलिन्स परिवार ने बंद करके छुपा दिया था, एनाबेल। शुरुआत में लड़कियों को गुड़िया में कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि वह खुद से हिल रही है और अपनी जगह बदल रही है। उन्हें अजीबोगरीब सपने आने लगे और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक रात डोना और एंजी ने देखा कि गुड़िया के हाथों पर खून लगा हुआ है। वे बुरी तरह से डर गईं और उन्होंने एक आध्यात्मिक माध्यम से संपर्क किया। माध्यम ने उन्हें बताया कि उस गुड़िया में एक बुरी आत्मा है जो एक छोटी लड़की की आत्मा होने का नाटक कर रही है। डोना और एंजी ने उस गुड़िया को फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा वापस आ जाती थी। उन्हें एहसास हो गया कि वे एक भयानक खतरे में फंस गए हैं। उन्होंने एक पादरी से मदद मांगी, जिन्होंने उस गुड़िया का निरीक्षण किया और पुष्टि की कि उसमें एक शैतानी शक्ति मौजूद है। पादरी ने उस गुड़िया को एक विशेष रूप से बनाए गए बंद बक्से में बंद कर दिया और उसे एड और लॉरेन वॉरेन, दो प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के पास ले गए। उन्होंने उस गुड़िया को अपने घर के एक सुरक्षित कमरे में रखा, जिसे उन्होंने ऑन्कल्ट म्यूजियम कहा था। उन्होंने उस गुड़िया को एक कांच के बक्से में बंद कर दिया और उसे पवित्र पानी से सील कर दिया। उन्होंने कभी भी उस बक्से को न खोलने की चेतावनी दी। लेकिन क्या शैतान को हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है? एनाबेल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एनाबेल क्रिएशन एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, जो हमें दिखाती है कि कैसे एक मासूम बच्ची की मौत के बाद अनजाने में एक बुरी शक्ति का आह्वान किया जा सकता है। यह फिल्म हमें डर और दहशत के गहरे अंधेरों में ले जाती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई में बुरी आत्माएं मौजूद हैं और क्या वे हमारी दुनिया में प्रवेश कर सकती हैं। मुलिन्स परिवार की त्रासदी और अनाथ लड़कियों का भयानक अनुभव हमें यह याद दिलाता है कि कभी-कभी हमारा सबसे अच्छा इरादा भी भयानक परिणाम ला सकता है। एनाबेल की गुड़िया, जो मासूमियत का प्रतीक होनी चाहिए थी, बुराई का एक भयानक माध्यम बन जाती है और उसकी कहानी आज भी लोगों को डराती है।